हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दो बड़े सवाल थे जो टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं मेंस राइटिंग स्किल के लिए। उसमें दो बड़े सवाल थे जिनका सॉल्यूशन अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं ड्यू टू सम रीजनेबल रीजंस। पहला था कि राज्यपाल महोदय की संवैधानिक स्थिति के बारे में हमको बताना था, और दूसरा था उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्वतंत्रता के बारे में बताना था। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस का उपयोग हम 10-10 नंबर के क्वेश्चन में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल 100 वर्ड्स में हमें अपनी बात को सीमित करना होता है। 100 वर्ड्स बहुत कम होते हैं एक बड़े सवाल का आंसर देते वक्त। जब हम राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, जब उसे राइटिंग फॉर्म में हम लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें आप बात को समझिए कि आप 500 वर्ड में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना कंटेंट अवेलेबल है। बट ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप 100 वर्ड में एक इफेक्टिव बात कैसे रख सकते हैं, और उसमें सारा आपका आंसर आना भी चाहिए। पहले सवाल पे चर्चा करते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में। देखिए, आपका जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो प्रस्तावना कथन होता है, वो बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। वो डिसाइड करता है आपका राइटिंग स्किल, और आप कितने मार्क्स गेन करेंगे वो डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं। देखिए, एक ध्यान रखिए कि जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आंसर अपने दिमाग में फ्रेम कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें तो ऐड करनी ही करनी है, बाकी कुछ चीज़ें छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 शब्दों में लिखना है तो बहुत सारी चीज़ें छूटेगी, ऑब्वियस है ये। तो जब संवैधानिक स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो उनका जिक्र तो हमें करना ही करना है। आर्टिकल 154, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164, 154, 163 और 164। इन तीनों का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आउटलाइन बना लीजिए अपने माइंड में ही, ठीक है। फिर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में हम यूज कर सकते हैं कि केंद्र में, भारत के संविधान में केंद्र में जिस तरह संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, उसी तरह राज्य में भी स्वीकारा गया है, और राष्ट्रपति की तरह राज्य में राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। ये चीज़ आप लिख दीजिए, बहुत शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड भी करनी है। जब हम राज्यपाल महोदय की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हमें 3 अनुच्छेदों पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लिखना है आपको चीज़ें। आर्टिकल 154, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। अब तीनों का आप संक्षिप्त में उल्लेख कर दीजिए। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल महोदय में निहित है, और ये इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के सहयोग से करते हैं। दूसरा आर्टिकल है 163। इसमें यह लिखना है कि अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों हेतु राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद से परामर्श लेंगे। तीसरा आर्टिकल है 164। इसमें यह कहा गया है कि राज्य मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इन तीनों से एक मोटा मोटा अंदाज राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में लग जाता है। फिर आपको बताना है कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल महोदय के पास 2 विशेष चीजें होती है। पहला कि उनको विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है, ऐसा राष्ट्रपति महोदय को नहीं दिया गया है। और दूसरा है कि राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को मंत्री परिषद की सलाह मानना आवश्यक है, ये बाध्यता है। ऐसी बाध्यता संविधान में राज्यपाल के लिए नहीं बनाई गई है। फिर आप राज्यपाल महोदय लिख सकते हैं कि अतः इस तरह से तुलना की जाए तो राज्यपाल का पद शक्तिशाली प्रतीत होता है राष्ट्रपति की तुलना में। फिर आप राज्यपाल महोदय की शक्तियों के बारे में, जो उन्हें विवेक के आधार पर शक्तियां दी गई है, वो 2 तरह की है। एक तो संविधान में जिनका उल्लेख है, और एक परिस्थितियां, जो परिस्थितियां बनाती है। संविधान में उल्लेख है वो लिख दीजिए, जैसे कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित करना, ठीक है। राज्य में अगर आर्टिकल 356 का उपयोग करना है,
आपातकाल लगाना है तो आपातकाल की सिफारिश भी राज्यपाल, उनका विवेकाधिकार है, इसमें उनको किसी की परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। और उनके जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां हैं उनकी, उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ओके, ये दो आप लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। फिर परिस्थितिजन्य उनकी विवेकाधिकार है वो लिख दीजिए। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री महोदय की मृत्यु हो गई है और उनका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, दो चीज़ें लिख दीजिए, क्योंकि बहुत कम चीज़ों में बहुत अच्छी बातें आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि राज्यपाल, संविधान में राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी प्रदान किए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण दे सकते हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ में पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना वो राज्यपाल महोदय करते हैं, और गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र में पृथक विकास मंडल की स्थापना। दो चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको कानून व्यवस्था बनाए रखना है ना, नागालैंड की त्वेंसांग हिल में वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मेंशन नहीं करनी, दो चीज़ें आप लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट में आप जो निष्कर्ष है ना वो ये लिख सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद से तुलना की जाए तो राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य में राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण अगर मुख्यमंत्री से कंपेयर करें। लेकिन इनकी संविधान में दोहरी भूमिका अदा तय की गई है। वो दोहरी भूमिका क्या है? पहला तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा क्या, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र के प्रतिनिधि होने के रूप में उनका पद, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा था, वो उनका स्टेटमेंट आपको यूज करना है। सोने के पिंजरे वाला वो स्टेटमेंट यूज कर दीजिए, और आपका ये राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि 100 शब्द हो गए, इसमें बहुत सारी चीजें लोगों के पास होगी, बहुत सारे कंटेंट हो गए। देखो इसमें, देखिए अलग अलग सेक्शन इसमें आंसर में आए हैं, है ना। अगर मैं राइटिंग फॉर्म में लिखता तो और कुछ चीजें ऐड कर सकता था। ठीक है, क्योंकि राइटिंग फॉर्म में जब लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें और याद आ जाती है, जब किसी के सामने बोल के बताना हो तो कुछ चीजें छूट भी जाती है। लेकिन ये जो आंसर था ये परफेक्ट आंसर है, इसमें आपको आराम से 5 से 6 नंबर 10 में से मिल जाएंगे, और 5 से 6 नंबर अच्छे माने जाते हैं। दूसरा सवाल था उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में बताना, फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जो प्रस्तावना कथन होता है वो अच्छा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। वो आपका आंसर राइटिंग, जो आंसर स्किल है वो तय करता है, और जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो भी उसमें थोड़ा, उनमें भी चेंजेस आता है। वो जब देखते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता से पहले आप उच्चतम न्यायालय का ऐसा उल्लेख कीजिए कि भाई उनकी स्वतंत्रता अति आवश्यक है। जैसे ये एक संघीय न्यायालय है, ठीक है, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर है। ठीक है, एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, होने नागरिकों के अधिकारों का गारंटर, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर होते हुए एक पिरामिड श्रृंखला में एकीकृत न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च स्तंभ है। कितनी अच्छी लाइन है, एकीकृत न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च स्तंभ है ये, इसलिए इसकी स्वतंत्रता अति आवश्यक है। और संविधान में इस तरह से उल्लेख, इस तरह से कई प्रावधान किए गए भी हैं। अब प्रावधान आप पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 ऐसे लगा दीजिए और लिख दीजिए। सबसे पहले आप उनकी नियुक्ति के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक सदस्यों की परामर्श के आधार पर ही की जाती है। तो ये भी उनकी एक स्वतंत्रता हुई। इसमें कार्यपालिका की भूमिका या व्यवस्थापिका की भूमिका बहुत ही शून्य कर दी गई है। दूसरी चीज है, इसमें और भी चीजें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, क्योंकि आपको केवल 100 वर्ड्स लिखने हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नियुक्ति होगी, फिर निश्चित कार्यकाल लिख सकते हैं कि चूंकि इन्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त किया जाता है, फिर भी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं बने रहते हैं। इन्हें संविधान में
उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप ही अपने पद से च्युत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और वो जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसका उदाहरण यह है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पदच्युत नहीं किया गया इस प्रक्रिया के द्वारा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, निश्चित सेवा शर्तें। इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, केवल वित्तीय आपात को छोड़कर। शॉर्ट में आपको लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पेंशन वगैरह सारा उल्लेख कर सकते, लेकिन नहीं करना है। फिर तीसरा जो है उसमें आपको लिखना है, चौथा जो है उसमें आपको लिखना है कि संचित निधि से भारित व्यय, इनका जो भी व्यय, पेंशन, वेतन, अन्य खर्च जो भी होता है वो संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। इसका फायदा ये होता है, इसका बेनिफिट ये है कि इनके बारे में संसद में कोई किसी भी तरह का मतदान नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी एक तरह की फ्रीडम है। 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ आप लिख सकते हैं कि अपने सदस्यों को अपना स्टाफ नियुक्त करने की शक्ति भी इनके पास होती है। ये पॉइंट लिख दीजिए, एक्स्ट्रा इसमें और ज़्यादा ऐड नहीं करना है। जो मूल चीज़ आ जाए फिर उस पॉइंट्स को छोड़ दीजिए आप। फिर आप लिख सकते हैं न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के बारे में ये कि इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद इनकी वकालत पर रोक है, और ऐसा इसलिए है कि निर्णय करते समय ये अपने भविष्य के बारे में चिंतित न हो सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि वकालत करने के बाद ये सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथकता संविधान में स्पष्ट रूप से तय की गई है, ये भी एक स्वतंत्रता होगी। ऐसी आप देखिए जब पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे पॉइंट्स इजी वे में याद कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में जो निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं कि अतः यह स्पष्ट है कि संविधान ने भी सर्वोच्च न्यायालय की महत्ता को समझा है और इसके अनुरूप कई ऐसे सकारात्मक प्रावधान किए हैं ताकि वह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके और प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ये निष्कर्ष हो सकता है। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।